Hello, good morning to everyone. Myself Akshay Kumar from Excellent Opportunities India, a basket of growth and support. आज का जो ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच एस्केलेटिंग टेंशन ने पूरी दुनिया को इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, लीगल अनसर्टेनिटी के फेस में डाल दिया है, उसे समझने के लिए हमें सिर्फ एक कन्वेंशनल वॉर के रूप में नहीं, बल्कि मल्टी लेयर्ड ग्लोबल सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखना होगा, जहां हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट, आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंस, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, एनर्जी जियोपॉलिटिक्स और पावर कंपटीशन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। इस कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स 20th सेंचुरी के इंटरवेंशन, सैंक्शंस और रिजिम लेवल डिस्ट्रस्ट तक जाती है, जहां से लॉन्ग टर्म एडवर्सियल रिलेशनशिप डेवलप हुआ, जो आज भी पॉलिसीज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। और जब इसमें न्यूक्लियर डायमेंशंस ऐड होता है, पर्टिकुलरली ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के फ्रेमवर्क के कंटेक्स्ट में, तब सिचुएशन और सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि एक तरफ नॉन प्रोलिफिकेशन का ग्लोबल ऑब्जेक्टिव है और दूसरी तरफ सॉवरन राइट्स टू डेवलप पीसफुल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का आर्ग्यूमेंट, जो प्रैक्टिकली एक कंटिन्यूअस टेंशन क्रिएट करता है। इसी के पैरेलल एनर्जी जियोपॉलिटिकल का डायमेंशन सबसे क्रिटिकल बन जाता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा चोक पॉइंट दुनिया के लगभग 20% ऑयल सप्लाई का कैरियर, और जब भी यहाँ इंस्टेबिलिटी होती है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्पाइक करते हैं, जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर, सप्लाई चेन डिसरप्शन और माइक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का चेन रिएक्शन जनरेट होता है, जो डेवलप्ड से लेकर डेवलपिंग इकोनॉमीज तक सबको इम्पैक्ट करता है। लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट यूएन कंट्रीज पर पड़ता है, जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, जैसे इंडिया, जहां ऑयल प्राइस इंक्रीज डायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट बैलेंस और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है, जिसका अल्टीमेट बर्डन आम आदमी पर पड़ जाता है थ्रू हायर फ्यूल कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फूड इन्फ्लेशन। इस पूरी क्राइसिस को अगर इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी के लेंस से देखा जाए, तो रियलिज्म क्लियरली डोमिनेट करता है, जहां स्टेटस अपनी सर्वाइवल और पावर मैक्सिमाइजेशन के लिए एक्ट करते हैं, जिससे सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट होता है। एक स्टेट डिफेंसिव एक्शन दूसरी स्टेट के लिए ऑफेंसिव लगती है और एस्केलेशन का साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसे ब्रेक करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। लेकिन थ्योरी के पैरेलल एक और डायमेंशन है इंटरनेशनल लॉ, जहां यूनाइटेड नेशन के चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 फोर्स के उसी को रिस्ट्रिक्ट करता है, और आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस अलाउ करता है। लेकिन प्रैक्टिकल चैलेंज ये है कि हर स्टेट अपनी मिलिट्री एक्शन को सेल्फ डिफेंस जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, जिसे लीगल एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है। इसी तरह मैरीटाइम डोमेन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और UNCLOS के प्रिंसिपल्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को गारंटी करते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक स्टेट्स ब्लॉक होते हैं, तो ये ग्लोबल ट्रेड और लीगल नॉर्म्स दोनों के लिए चैलेंज बन जाता है। ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन में जिनेवा कन्वेंशन सिविलियन और नॉन कॉम्बैटेंट्स की प्रोटेक्शन एंश्योर करते हैं, लेकिन मॉडर्न वेलफेयर में इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेटिंग और एसिमेट्रिक वेलफेयर के कारण इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चनेबल हो जाता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस जैसे इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस लार्जली स्टेट कंसेंट और पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करती है, जो अक्सर क्राइसिस सिचुएशन में वीक होती है। ऐसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में ग्लोबल मेजर को मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इमीडिएट सीज फायर और डी एस्केलेशन, मीडियम में न्यूक्लियर डील रिवाइवल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, और लॉन्ग टर्म में रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन जैसे डिपेंडेंसी रिड्यूस
हो और चोक पॉइंट वल्नरेबिलिटी कम हो। इस पूरे सिनेरियो में इंडिया का रोल यूनिकली सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करता है। यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ईरान के साथ कनेक्टिविटी और एनर्जी कॉरपोरेशन, और गल्फ कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक डिस्पोरा लिंकेजेस, जिसे इंडिया एक नेचुरल मीडिएटर और स्टेबलाइजिंग एक्टर के रूप में एमर्ज हो सकता है। लेकिन इसके लिए इंडिया को अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसीज ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होगा, जहां वो एक ब्लॉक के साथ अलाइन होने के बजाय इशू बेस्ड अलाइनमेंट फॉलो करे, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और साथ ही ग्लोबल पीस एफर्ट को सपोर्ट करे। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 एक्सप्लिसिटी इंटरनेशनल पीस और ट्रीटी ऑब्लिगेशन को प्रमोट करता है, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को मॉरल लेजिटिमेसी डेटा है। साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन जैसे स्टेप इंडिया को लॉन्ग टर्म रेजिलियंस प्रोवाइड करते हैं। अल्टीमेटली ये क्राइसिस एक बॉर्डर लेसन डेटा है कि जब ग्लोबल सिस्टम पावर सेंट्रिक अप्रोच पर ऑपरेट करता है तो इंस्टेबिलिटी इनएविटेबल होती है, लेकिन अगर लॉ बेस्ड ऑर्डर, कॉर्पोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को स्ट्रेंथन किया जाए तो सस्टेनेबल अचीव की जा सकती है। और इसी कंटेक्स्ट में इंडिया के पास एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है कि वो सिर्फ बैलेंसिंग पावर नहीं, बल्कि एक नॉर्म शेपिंग, पीस प्रमोटिंग ग्लोबल लीडर के रूप में उभर कर अपनी डिग्निटी, करैक्टर और स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी को इंटरनेशनल स्टेज पर एस्टेब्लिश करें। ओके, अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 और भी डीपर इकोनॉमिक मॉडलिंग, लीगल केस स्टडीज, इंडिया फ्यूचर स्ट्रेटेजीज और रियल एग्जाम्पल के साथ हम पार्ट 2 लेकर आए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और इंडियन जुडिशियल जो एग्जामिनेशन है जुडिशरी को लेकर, ओके, एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए अभी जल्द से जल्द वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।